नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 15 पर हम लोग आ गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय पर 15 बेहतरीन प्रश्न, उनकी बेहतरीन व्याख्या, उनके 15 आंसर, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम जो शानदार प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं, 200 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। विभिन्न जो किताबें हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, जो प्रामाणिक किताबें हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में, वहां से ये सवाल मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। इनकी बहुत सारी व्याख्या मैं करवाता हूं। आपसे सभी से आग्रह है कि इन क्लासेस को पूरा देखा कीजिए। 20 से 25 मिनट लगते हैं, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको मिस मत कीजिए और यदि क्लास देखते हैं तो उसको पूरा देखा कीजिए। भले 2-3 टुकड़ों में देख लीजिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप सभी बहुत व्यस्त रहते हैं पढ़ाई में, लेकिन ये भी एक पढ़ाई का पार्ट है, ठीक है। तो पूरा इस क्लास को देखा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 211 है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्ण न्याय का प्रावधान, कंप्लीट जस्टिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंतर्गत संघ की न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का विवेचन है। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक का इसमें संदर्भ आता है, ठीक है। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो विभिन्न जो आर्टिकल्स हैं, उसका जो स्थापना है, उसका जो गठन है, उसके अंतर्गत जो नियुक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, उसका जो क्षेत्राधिकार है, ये सारे प्रोविजन वहां दिए गए हैं। तो पूर्ण न्याय इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा है, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार इसका विवेचन हम लोग देखते हैं। तो करंट के लिहाज से भी इसका महत्व है और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो आर्टिकल्स हैं उनके संदर्भ में भी इसका महत्व है। तो आर्टिकल 142 जो है ना, उसे हमें ध्यान रखना है, पूर्ण न्याय की बात करता है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 136 भी इन दिनों बहुत चर्चित है और खासकर अनुच्छेद 136 और 142 में भी कई बार कोरिलेशन कायम करने का प्रयास किया जाता है। 136 जो है वो अपील की विशेष अनुमति से संबंधित आर्टिकल है, इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ जो पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस का संदर्भ है वो आर्टिकल 142 है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया? तो अनुच्छेद 136 है। एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय का जब क्षेत्राधिकार हम पढ़ते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, ठीक है। और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है उसके अंतर्गत संवैधानिक मामलों में, सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में और विशेष अनुमति के मामले होते हैं। यहाँ विशेष अनुमति वाला जो विषय होता है, सर्वोच्च न्यायालय का स्वयं विवेकीय ये क्षेत्राधिकार होता है और भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी न्यायाधिकरण के अंतर्गत दिए गए जो निर्णय है, डिक्री जो पारित की जाती है या जो विचारण चल रहा हो, दंडादेश इत्यादि किसी प्रकार का आदेश आया हो, उन सभी मामलों में अपील के लिए विशेष अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है, ठीक है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपचार है और इसका उद्देश्य वही जो मैंने कहा कि पूर्ण न्याय जो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिखता है हमको, उसकी सिद्धि उसको प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो 136 और 142 में कोरिलेशन है, कथन कारण में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर आ गया। इसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, देखिए। और यह आर्टिकल 138 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 138 के अंतर्गत है कि संघ सूची के जो विषय हैं उनमें किसी विषय के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने की जो शक्ति है वो संसदीय विधि को दी गई है। संसद द्वारा कानून बनाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार से अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां कानून का संदर्भ रहता है और वो शक्ति केवल और केवल पार्लियामेंट को प्राप्त होती है कानून बनाने की, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी उसको लेकर हो, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने की शक्ति हो, या सर्वोच्च न्यायालय को जो फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश निर्देश रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उसके अलावा भी अन्य प्रयोजनों के लिए रिट निकालने की शक्ति प्रदान करने से संबंधित शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय को संसद कानून बनाकर प्रदान कर सकती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। एक अलग सी बातें होती हैं, ये तो हम भूले नहीं इनको। क्वेश्चन नंबर 214 है, कथन है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल ये सत्य बात है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, जो उसके द्वारा घोषित विधि है भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर, वो बाध्यकर होती है, बाध्यकारी होती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय खुद उससे बंधा हुआ नहीं होता है ना। सर्वोच्च न्यायालय पर वो निर्णय उस रूप में लागू नहीं होता, वो उसको बदल सकता है। हाँ, वो संदर्भ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बड़ी बेंच है, बड़ी बेंच का मतलब न्यायाधीशों की संख्या से, जैसे 5 न्यायाधीशों ने कोई मामला सुनाया, अब उसको बदलने के लिए 7 न्यायाधीशों की बेंच की या 9 न्यायाधीशों की बेंच की इस प्रकार से आवश्यकता होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो डेफिनेटली पूर्व निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। एक इसका संदर्भ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। ये वाली जो लाइन है ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत आती है। देखिए,
एक तो होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद के कानून और सरकार के आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है, उसे तो जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो तो न्यायिक पुनरावलोकन है, वो शाब्दिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है उसके माध्यम से न्यायपालिका को शक्ति मिलती है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, और वो संविधान के आधारभूत ढांचे का भी हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने जो आदेश हैं, अपने जो निर्णय हैं, उनका पुनरावलोकन करने की उसको शक्ति होती है। ये आर्टिकल 137 का पार्ट है। तो बिल्कुल क्षैतिज संबंध स्टैब्लिश है, सीधा सीधा संबंध स्थापित होता है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 215, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। देखिए आर्टिकल 124 जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में लिखा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी समय समय पर, जो कि संसद के कानून द्वारा, और संसद ने 1956 में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम जो एक्ट बनाया और उसमें समय समय पर जो है संशोधन होकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये काम संसदीय विधि से होता है ना, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, कार्यपालिका का आदेश नहीं, खुद न्यायपालिका के द्वारा नहीं, ये काम संसदीय विधि से होता है। इसलिए मैंने कहा कि संसद के कानूनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है न्यायपालिका के संदर्भ में, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो ए इसमें ऑप्शन आ जाता है। और ये आर्टिकल 124 के में जो प्रावधान दिया हुआ है ना उसके अंतर्गत, आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये व्यवस्था मिलती है। ठीक है, 124 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 216 है, उच्चतम न्यायालय संबंधित अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु जो है उसको हमें सुमेलित करना है। आर्टिकल 141, 144, 124, सबसे पहले 124 को ले लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक आर्टिकल यहीं से शुरू होता है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन, तो सी में जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 143 परामर्श करने की शक्ति, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो डी में जो है वो 1 आ जाएगा। और अनुच्छेद 141 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होना, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होना, तो ए जो है उसमें 4 आ जाता है। और फिर रिमेनिंग जो है बी बच रहा है इसमें, तो 2, 1 और 4, तो ये इसमें 3 आ गया। देखते हैं क्या है इसमें, आर्टिकल 144 और इसके अंतर्गत सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। बिल्कुल अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के सिविल और न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उनका कर्तव्य है कि उच्चतम न्यायालय की सहायता में वो कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो 4, 3 और 2, 1 इसमें आंसर आ जाता है। तो 4 आ गया और 3 आ गया और 2 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, तो डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में जांच प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अधीन विषय। बिल्कुल, देखिए जो अनुच्छेद 317 है और अनुच्छेद 145 तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच प्रक्रिया विनियमन है, रेगुलेशन है, और 317 जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में प्रावधान है। तो ये दोनों इंटरलिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर संसद द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा दिया जाता है, ये लाइन गलत है। यहां प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ये मामला संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जो है अनुमति देते हुए और फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाता है। तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें अनुच्छेद 129 है, ये आर्टिकल 129 है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। और अब इसमें यहां लाइन दी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित जो डिसीजन है वो प्रमाणिक होते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में उनको एक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। उनकी प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाता है। पहले तो ये लाइन मिलती है और फिर उसके आगे लाइन मिलती है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति। अवमानना का मतलब होता है जानबूझकर किया गया ऐसा कृत्य किसी के द्वारा जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा, सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए डिसीजंस हैं उनकी अवहेलना होती हो, है ना। जैसे डिसीजन के विरुद्ध अपील एक अलग संदर्भ है, लेकिन डिसीजन नहीं मानना, मानने से इनकार कर देना, ऐसे वक्तव्य देना जो न्यायाधीशों के आचरण को लेकर या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, उसकी साख को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हो, तो उन्हें न्यायालय का अवमानना माना जाता है। 2 प्रकार की होती है न्यायालय की अवमानना, सिविल और आपराधिक प्रकार की। पार्लियामेंट को न्यायालय अवमानना के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है, और न्यायालय जो
है अपनी अवमानना के जो मामले हैं उसमें व्याख्या करने की शक्ति भी न्यायालय के पास है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और इन दिनों काफी चर्चित भी रहा पिछले कुछ सालों से। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, खासकर जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए के अंतर्गत, तो वहां जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके प्रतिबंध आते हैं आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में। तो 8 प्रकार के जो प्रतिबंध है उनमें एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध न्यायालय की अवमानना पर भी के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया जाता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति है। तो दोनों ही अनुच्छेद 129 की ही लाइन है। तो बिल्कुल ये इसका ये मीनिंग है और ये इस पर आधारित है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन है न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति न्यायालय के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल डेफिनेट। देखिए, जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हम पढ़ते हैं जिससे पता चलता है कि न्यायपालिका जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पूरी तरह पालन करती है। न्यायपालिका पर अनुचित प्रकार का नियंत्रण या हस्तक्षेप कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का नहीं रहता है। न्यायपालिका जो डिसीजन देती है वो प्रभावशाली रहते हैं। तो उन्हीं में एक बिंदु हम ये भी पढ़ते हैं कि न्यायपालिका को अपनी अवमानना के जो संबंधित मामले हैं उनमें दंड देने की शक्ति होती है, जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है ना। ध्यान रखिए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाता हूं तो उसमें शुरुआती कक्षाओं में ये समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसे कौन कौन से 7-8 बेसिक प्रोविजन, 8-9 बेसिक प्रोविजन हैं जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और कुछ व्याख्याओं के अंतर्गत विकसित हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ये। और संविधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक अवमानना के विचार को प्रस्तुत करता है। तो कारण गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 215 है, अनुच्छेद 215 जो है, वहां उच्च न्यायालयों को भी ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया और वहां उच्च न्यायालय को भी अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति है। तो ये कारण जो है वो गलत है, इसमें कथन सही परंतु कारण गलत। तो 129 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है अभिलेख न्यायालय और अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति। 215 जो है वो हाई कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है, संविधान का अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय जो है वो दिल्ली के साथ साथ अन्य स्थानों में भी बैठ सकता है। यह प्रावधान निम्न में से किस प्रक्रिया के अधीन है? ठीक है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है आर्टिकल 130 में, और वहां लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली और दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों में भी हो सकेगा। तो ए ऑप्शन हमको ध्यान रखना है। निर्धारण यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति से अप्रूवल ली जाती है। अनुमोदन जो है सहमति, अप्रूवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो सीजीआई ये निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है, कथन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान रखा गया। एडहॉक जजेस बोलते हैं इनको, एडहॉक जजेस। ठीक है ना, एडहॉक जजेस। और ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए या उसमें गणपूर्ति का संदर्भ जो है उसको प्राप्त करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से जो सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से योग्य हैं। सम्यक का मतलब होता है पर्याप्त तरह से, पूरी तरह से, मतलब उन्होंने वो योग्यता अर्जित कर ली है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अब न्यायाधीश बन सकते हैं। तो उन्हें जो है तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और जिन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उनसे अपेक्षा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127 में ये व्यवस्था की गई है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये अनुच्छेद 127 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने अन्य कार्यों पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो कार्य उनके प्रस्तावित है उनको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कथन सही है। और कारण है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया था। नहीं, ये तो उच्च न्यायालय के जो कार्यरत न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, कार्यरत, हालांकि वो कार्यरत वहां शब्द नहीं देते हैं, लेकिन सीधा सा बात है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी व्याख्या के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो व्याख्या से निकलता है कि उस समय उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए योग्य हो चुके, उनको जो है वहां नियुक्त किया जा सकेगा। तो उस आधार पर इनकी जो व्याख्या है उसके अंतर्गत हम ये बात करते हैं कि जो कार्यरत न्यायाधीश हैं उनका इसमें संदर्भ रखा जाता है। ठीक है, और ये जो है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है।
एक अलग क्लॉज जरूर सर्वोच्च न्यायालय में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अनुरोध किया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में वो भाग ले सकते हैं, फिर वो एक अलग आर्टिकल हो जाता है, अलग क्वेश्चन उसका आ जाता है, ठीक है। यहाँ हम केवल एडहॉक जजेस के बारे में, वो अनुच्छेद 128 हो जाता है, ये अनुच्छेद 127 की बात हो रही है, तो कथन सही परंतु कारण इसमें जो है वो गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्न में कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक अपीली और परामर्शकारी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131 का विषय है, ठीक है ना, आर्टिकल 131 का विषय है, उससे अपवर्जित रखा गया। अपवर्जित होता है बाहर रखना, है ना, एक्सक्लूड करना। तो कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता से अपवर्जित रखा गया है, तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, अंतर राज्य नदी जल विवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वाद है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता यह है कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय की संकल्पना एक संघीय न्यायालय के रूप में है ना। 1935 का जो अधिनियम था उसमें फेडरल कोर्ट आया था और फेडरल कोर्ट का ही एक रूपांतरण जो है हम सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में प्राप्त करते हैं। तो फेडरल कोर्ट जो है उसका मूल कार्य क्या होता है कि संघ और राज्य के विवादों को वो सुनवाई करता है, संवैधानिक प्रकार का न्यायालय होता है ना। तो प्रारंभिक जो अधिकारिता, हालांकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय उसके पास और बहुत सारे भी कार्य हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ बहुत सारे विषयों पर वो व्याख्या करता है, परंतु ये उसके मूल कार्य हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य, एक और दूसरी और कुछ और राज्य, ठीक है। लेकिन जो अंतरराज्य नदी जल विवाद है ये अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है, ये प्रारंभिक अधिकारिता से बाहर रखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 262। इसमें क्या होता है कि न्यायाधिकरण गठन होता है, संसद द्वारा न्यायाधिकरण का गठन होता है, ट्रिब्यूनल गठित होते हैं, न्यायाधिकरण संसद द्वारा गठित, ठीक है, कानून बनाकर, और उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर भी रखा जा सकता है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, क्लासेस में कई बार बताता हूं, आज फिर बता देता हूं कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, लेकिन जैसे अपील की विशेष अनुमति 136 में या 143 में परामर्श करने की शक्ति, उसके माध्यम से हमने देखा कि नदी जल विवाद भी, जैसे कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है निर्देशन आया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी व्याख्या, अपने निर्णय प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति समझना, मेरा आप सभी से आग्रह है प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे लगता है कि इस चीज को आपको समझना चाहिए कि इतने वर्षों से जो पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा बहुत जो अध्ययन करने का प्रयास जो है ईश्वरीय कृपा से जो है मैं कर पाया हूं, थोड़ा बहुत अध्ययन, उसके कारण मैं जो चीज़ें बोलता हूं कि पेपर में इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तो उन्हें आपको तवज्जो देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व करते समय सबसे पहली जो प्राथमिक शर्त है वो ये है कि जो शब्दावली है उस पर ध्यान दीजिए, शाब्दिक रूप से जो कहा गया उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता से अपवर्जित रखा गया। अपवर्जित होता है बाहर रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 131 और ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, अनुच्छेद 262 में न्यायाधिकरण संसद द्वारा गठित, ठीक है। तो ये इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, हमको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 में आते हैं, उच्च न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के संबंध में निम्न में से कौन सी शर्त संविधान के अनुरूप है। देखिए क्या होता है कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट में जो डिसीजन आया उस डिसीजन के से संतुष्ट नहीं है कोई पक्षकार, उसके विरुद्ध जो है वो मामला जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है सिविल मामले में या संवैधानिक मामले में, आपराधिक मामले में, तो वहां व्यक्ति अपील कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील किए जाने के संबंध में कौन सी शर्त है। अच्छा, अपील के लिए क्या होता है, एक तो प्रमाण पत्र के साथ अपील होती है, एक प्रमाण पत्र के बिना अपील होती है। जो आपराधिक विषय होते हैं वहां पर दोनों तरह से अपील हो सकती है, प्रमाण पत्र के बिना, प्रमाण पत्र भी हाई कोर्ट ही देता है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र के द्वारा अपील होती है और प्रमाण पत्र के बिना अपील होती है, क्योंकि देखिए न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, उच्चतम न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। दोनों ही न्यायालय जो है संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त करते हैं, महत्वपूर्ण न्यायालय हैं। तो उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देता है बहुत परीक्षण करके डिसीजन देता है, परंतु फिर भी उच्च न्यायालय जो है पूर्ण न्याय की सिद्धि के लिए एक अपील का अवसर जो है प्रदान करता है पक्षकारों को। तो इसमें सर्टिफिकेट भी देता है और सर्टिफिकेट के बिना भी अपील हो सकती है। तो आपराधिक विषय में क्या होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र देना कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है, बिल्कुल ठीक। ये सब 134 के अंतर्गत ये बातें आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 134 और 134A में जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए मंगाकर उसमें अभियुक्त को प्राणदंड प्रदान करना। तो इसमें 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि प्रमाण पत्र जो है वो आर्टिकल 134 का, आर्टिकल 134A 134 का 134A के अंतर्गत प्रमाण पत्र हाईकोर्ट देता है पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रसंग ज्ञान से ये जो है वो अपील के लिए प्रमाण पत्र दे सकता है। 134A में ये प्रमाण पत्र का प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 224 है, अनुच्छेद 134 क के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये जो प्रावधान है 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। ठीक है, और आज की क्लास का समापन क्वेश्चन 225 नंबर, अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ रिट निकाल सकता है। ठीक है, हम जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। इसके अलावा भी अन्य प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति संसद के द्वारा दिए जाने का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद का विषय है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये शक्ति है। संसद जो है कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दे सकती है कि वो मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषय पर भी रिट निकाल सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो यह आर्टिकल 139 के अंतर्गत आता है। 138 में तो संघ सूची के विषय पर अतिरिक्त शक्तियां, अधिकारिता प्रदान करने की शक्ति देना, और 139 जो है उसमें मूल अधिकार के संरक्षण के अलावा भी जो अन्य प्रयोजन है उसके लिए रिट निकालने की शक्ति दी जाती है। तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत आता है। तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय पर अभी मुझे लगता है 15 क्वेश्चन कल भी हम अपनी क्लास में लेकर आएंगे। इन दिनों थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का जो है ये ब्रॉडबैंड का कुछ टेक्निकल इशू रहे, जिसकी वजह से मैं बीच बीच में 2-3 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी प्रयास यही कर रहा हूँ कि रेगुलर जैसे ही नेट आता है तो मैं रेगुलर फटाफट से क्लास लेने लग जाता हूँ। ये मैटर वगैरह तो मैं तैयार करवा लेता हूँ पहले से। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है असुविधा कभी कभी हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु आप लोग जुड़े रहिए और आग्रह ये कि पूरी क्लास देखिए ना। अब 21-22 मिनट हुए हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, शानदार, इतनी सारी व्याख्या आ गई, इतना सारा नॉलेज मिल गई। 15 क्वेश्चन फिर कल वापस से हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलता हूं आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।